ठीक है, तो ये लॉज नहीं है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इनको ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। क्या ऑब्जर्व हुआ, तो एक सेटअप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप देखें और उससे लॉज आपको समझ में आएंगे। एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, आप बना उसको देख के बनाना चाहें तो देख के बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इस सेटअप को बना ले। ठीक है, बना लिया इसको। ये है यहाँ पे एमीटर, ये एमीटर है, ए लिख लें चाहें तो। इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ग्लास की ट्यूब है ये है डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। ये है मेटल प्लेट और दूसरा नाम है इसका एनोड। मेटल प्लेट और एनोड। दूसरी तरफ है ये कैथोड और कलेक्टर। कैथोड और कलेक्टर। ये है बैटरी और ये एमीटर। ये पूरा सेटअप, ये पूरा का पूरा सेटअप हाँ नहीं, बैटरी तो ठीक ड्रॉ की है, बैटरी तो बेटा ठीक ड्रॉ की है, नाम गलत हो गए। ये है एनोड और ये है कैथोड। ये पूरा सेटअप बनाया था आइंस्टाइन ने, उन्होंने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसे दूसरा नाम आप दे सकते हैं, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो देखें आइंस्टाइन ने क्या काम किया, लाइट इंसिडेंट कराई मेटल प्लेट पे। ये लाइट इंसिडेंट कराने के लिए ओपनिंग छोड़ी हुई है, लाइट इंसिडेंट कराई मेटल प्लेट पे। क्या कहा वो देखें कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लेस है न्यू नॉट से, देन नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे ये पता लगा उनको कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ? तो एमीटर में डिफ्लेक्शन देख के, जब एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, इसका मतलब है कि सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करती है। तो जब न्यू नॉट से कम है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। एमीटर में डिफ्लेक्शन आया फॉर एन इंस्टेंट, वो है जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो गई। इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन इन एमीटर। और जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ग्रेटर हुई, और जैसे जैसे ग्रेटर होती गई, डिफ्लेक्शन इन एमीटर डिफ्लेक्शन इन एमीटर इज ऑब्जर्व्ड। तो आइंस्टाइन ने अपने एक्सप्लेनेशन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। और इसी एक्सपेरिमेंट से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाले गए। क्या है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फर्स्ट लॉ लिखो। फर्स्ट लॉ, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। No ejection of electron from metal surface occurs when incident frequency is less than a characteristic frequency. Irrespective of, further लिखें, irrespective of duration of incident light. आप 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 50 आवर्स, 5 ईयर्स, 500 ईयर्स, जितने चाहे सालों तक लाइट लगातार इंसिडेंट कराएं, लगातार, तब भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा इफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से कम है। जितने चाहे टाइम तक आप इंसिडेंट कराएं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहला लॉ ये है, ये ऑब्जर्वेशन है। लॉ मतलब एक्सपीरियंसेस।
दूसरा लॉ क्या है लिखें, सेकेंड लॉ। अब मान लीजिए कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, then ejection of electron is instantaneous. What does it mean instantaneous? इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कोई टाइम लैग नहीं है, टाइम इंटरवल नहीं है। लाइट इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, एक इंस्टेंट में ये सारा कुछ होगा। ऐसा नहीं कि लाइट आ रही है फिर इलेक्ट्रॉन आराम से टहलते टहलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइट आई और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और नो टाइम लैग, LAG, नो टाइम लैग between incident radiation, no time lag between incident radiation and ejection of electron. ईशान बेटे, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो। जैसे ही लाइट प्लेट पे इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। लाइट आप 10 आवर्स 20 आवर्स तक इंसिडेंट कराइए, लाइट की एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लगातार चलता रहेगा। बट ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। लाइट आ रही है मतलब वो एनर्जी खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। ऐसा नहीं कि लाइट आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई, फिर 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। आप 10 मिनट्स तक 10 आवर्स तक लगातार न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट की लाइट इंसिडेंट कराओ, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन विल कंटिन्यू। हाँ, आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा। लाइट अगर आ रही है फ्रीक्वेंसी जिसकी न्यू नॉट से ज्यादा है, देन इजेक्शन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज लाइट इज कमिंग। The point here is no time lag between incident radiation and ejection of electron. Immediate ejection है लाइट के आते ही। थर्ड लिखें, थर्ड वन, थर्ड ये है कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएं, लाइट की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। गेट बंद कर, ठीक है, लिख लो।
on increasing third law, on increasing the frequency of incident radiation, kinetic energy of the photoelectron increases. Kinetic energy of photoelectron increases, but their number remains same. But their number remains same. फिर से सुन लें. On increasing the frequency of incident radiation, kinetic energy of photoelectron increases. Kinetic energy of photoelectron increases, but their number remains same. Their number remains same. So on increasing frequency, kinetic energy किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की. इंक्रीज होती है, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम. और लास्ट वन, फोर्थ वन, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो वही रखें, इंटेंसिटी बढ़ाएं. इंटेंसिटी आई से मैं लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी वही रखें, इंटेंसिटी बढ़ाएं. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें, इंटेंसिटी इंक्रीज करें. तब क्या होगा? तब ये ऑब्जर्व हुआ कि फ्री इंटेंसिटी बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता. काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता इलेक्ट्रॉन की, बट उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. तो लिख ले फोर्थ वन. ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट देयर नंबर इंक्रीजेस. नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, but number of photoelectrons increases. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है. तो देखो, आपने एक कन्वर्जिंग लेंस का एक्सपेरिमेंट किया हो, छोटे बच्चे करते रहते हैं बचपन में. एक आपके पास पेपर है, नोटबुक का पेपर है, और आपके पास एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस. उसकी हेल्प से अगर लाइट को किसी एक पॉइंट पे आप फोकस कर दें तो ये पेपर जल जाता है. किया है एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने? पेपर बर्न हो जाता है. और अगर लाइट डायरेक्ट पेपर पे आ रही हो तो पेपर बर्न नहीं होता. अगर लाइट डायरेक्ट आ रही है तब पेपर बर्न नहीं होता. क्या चेंज आ गया भाई? लेंस के थ्रू लाइट को पास करा दिया तो
आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, मतलब जो लाइट एक एरिया में डिस्पर्स हो रही थी वो आपने एक पॉइंट पे इकट्ठी कर दी। फ्रीक्वेंसी वही है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो रियलिटी में इंटेंसिटी क्या होती है, आप लिख लें अभी। इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और जो यहाँ पे लाइट की एनर्जी है वो आपको मालूम है एच न्यू है। बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि फ्रीक्वेंसी वही रखें और इंटेंसिटी बढ़ जाए। फ्रीक्वेंसी वही हो, मतलब न्यूमरेटर तो कांस्टेंट रखें और इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो एरिया डिक्रीज करके। ड्यूरेशन तो दोनों केस में सेम ही रखो। तो जब आप कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं तो अल्टीमेटली जो लाइट डिस्पर्स हो रही थी वो एक पॉइंट पे आ गई, एरिया कम हो गया, तो किस चीज के इंक्रीमेंट आया, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी वर्ड क्लियर है आप सबको। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको एक्सप्लेन करना है आपको, तो लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल मानना पड़ेगा। लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। कैसे लिखें आप एक एक करके। सीधे लिख लें, टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस लाइट मस्ट बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल। कैसे, वेव कैसे फेल हो जाएगा, पार्टिकल नेचर कैसे एक्सप्लेन कर देगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। जरा सोचिए, एक सिंपल सी बात सोचो कि हमारे पास मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और लाइट आ रही है वेव के फॉर्म में, एक साइकिल। लाइट आ रही है वेव के फॉर्म में, कम से कम एक साइकिल तो होगा, एक से ज्यादा साइकिल हो सकते हैं, वेव मतलब एटलीस्ट वन साइकिल। अब आप सोचो कि ये लाइट आ रही है, लाइट मतलब एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन क्या इस एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि ये लाइट मीडियम में डिस्पर्स्ड है, कुछ इसकी वेवलेंथ है इस रेंज में है, तो इस एंड से लेके लास्ट तक इस वेव को, इस साइकिल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने में कुछ तो टाइम लगेगा। बट जरा सोचिए कि अगर लाइट पार्टिकल हो, जस्ट अ पॉइंट,
तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा? एन इंस्टेंट, नॉट टाइम इंटरवल बट एन इंस्टेंट। और अगर ये सफिशिएंट लाइट है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बाहर आते ही इनका नाम बदल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फिनोमिना हो गया, इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि लाइट को पार्टिकल क्यों मानना पड़ेगा? रियलिटी में मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। जब ये मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो वेव है, और जब मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है तो वो बदल जाता है, पार्टिकल बन जाता है। अब ये बात हमें आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, और आसानी से डाइजेस्ट आइंस्टाइन को भी नहीं हुई। इसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो ये ड्यूअल नेचर समझ पाना अभी हमारे लिए इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती जिसके बैकग्राउंड में ये सारा कुछ है। हम तो मोटी मोटी बातें कर रहे हैं सिंपली कि लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इंस्टेंटेनियस है। ये बात समझने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सारे एक्सपेरिमेंट को आइंस्टाइन ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। ये जो लॉज थे, आपने अभी लॉ लिखे हैं, जो चारों लॉ जो आपने लिखे हैं, इन चारों लॉ के लिए आइंस्टाइन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो राइट डाउन आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फर्दर। इन्होंने, आइंस्टाइन ने कहा कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी 2 पार्ट्स में यूज होती है। एक तो वर्क फंक्शन में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सिंपल सी बात कही उन्होंने कि जब लाइट इंसिडेंट होती है, एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो ये 2 पार्ट्स में खर्च होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को डिटैच करके, मेटल से डिटैच करके सरफेस तक लाना, सरफेस तक लाना। इसमें जो एनर्जी खर्च होगी उसका नाम है वर्क फंक्शन। लास्ट क्लास में आप लिख चुके हैं। और इसके बाद बची हुई एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होती है? बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है। वी स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में यूज हुई। ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया। सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी गई कहां? तो एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने में खर्च हुआ, मेटल के अंदर से सरफेस तक लाने में खर्च हुआ।
जिसका नाम है वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को स्पीड देने में गया, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में गया। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मान लीजिए कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बोलो? एच न्यू, और वर्क फंक्शन कितना होता है आप जानते हैं, न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन इतना होगा। ये लाइन क्लियर है? मैंने कैसे लिख दी इनकी वैल्यूज? मैं रिपीट कर दूं, कोई प्रॉब्लम है तो उसी पॉइंट पे पूछना। बहुत सारे बच्चे हर साल ये कंप्लेन करते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद। कंप्लेन क्या बोलते हैं या बताते हैं आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर कि मुझे चैप्टर समझ में नहीं आया। उस वक्त मैं यही कहता हूं कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, फिर से उतना टाइम नहीं लगाया जा सकता। हेल्प मैं इस पॉइंट पे कर सकता हूं कि आप कहें कि मुझे लाइन क्लियर नहीं हुई, मैं दोबारा बता देता हूं। पर चैप्टर खत्म होने के बाद आप कहो कि चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट। इसको रीअरेंज करें थोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका ग्राफ भी एनसीईआरटी बुक में दिया है, मुझे लगता है आप अपने आप बना लेंगे। आप बता सकते हो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? अगर वाई एक्सिस पे ले लें काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे ले लें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो देखो काइनेटिक एनर्जी है वाई एक्सिस पे, ये वाई हो गया, ये एम हो गया, सॉरी एक्स, ये एम हो गया, और ये पूरा का पूरा सी हो गया। ग्राफ आएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो इंटरसेप्ट होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी?
स्लोप इक्वल टू होगा h। इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो रख दें तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट आ जाएगा। ये है न्यू नॉट। ये ग्राफ क्लियर है आप सबको? देखो मैं फिर से एक बार बोल दूं, आगे अब चीजें सारी कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज समझ में नहीं आया तो आगे आप धीरे धीरे करके मुश्किल में आते जाएंगे। आपको जो चीज समझ में नहीं आती उसी वक्त पूछ लें और फिर घर पे मेहनत करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें अगली क्लास में आने से पहले। ये आपको करना पड़ेगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे बिल्कुल। अब देखो इस पे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। प्रॉब्लम लिखो, एक बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये दो मेटल के लिए मैंने ग्राफ बना दिया, मेटल M1 मेटल M2। दो मेटल के लिए मैंने ये ग्राफ बना दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये लाइन पैरेलल क्यों है? मेटल बदलने पे भी पैरेलल है, क्यों? Why are these two lines are parallel? तो पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। स्लोप की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, मेटल बदलने से एच बदलेगा नहीं। रिमेंबर स्लोप इज इक्वल टू एच, और मेटल बदल दें तो एच थोड़ा ही बदल जाएगा। ये जो स्लोप है वो एच के इक्वल है। मेटल बदलने से स्लोप चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो पैरेलल क्यों है ये समझ में आ गया आपको? दूसरा ये प्रॉब्लम है, आपसे पूछी जाएगी कि बताएं मेटल M1 एंड M2 में से इजेक्शन ईजियर किससे है? ईजियर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ईजियर है मेटल M1 से, क्योंकि मेटल M1 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है मेटल M2 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वर्क फंक्शन कम होगा, और वर्क फंक्शन कम है मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट हो रहे हैं।
क्लियर है आप सबको? ये मेटल M1 से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इजियर क्यों है? तीसरी प्रॉब्लम इसमें जो बनती है, जो जेई वाले नॉर्मली बनाते हैं, वो मैचिंग की है। आपसे कहें कि मेटल M1 एंड मेटल M2 को मैच करिए सोडियम और पोटेशियम से, M1 M2 मेटल को सोडियम पोटेशियम से मैच करो। नित्या बोलो। नित्या बेटा बोलो, आंसर करो। प्रॉब्लम समझ में आई? मैंने क्या पूछा? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ग्रुप में नीचे की ओर जाएं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसा होता है, इजियर या डिफिकल्ट? डाउन द ग्रुप जाएं पीरियड। मेरी साउंड आ रही है सबको? चलो कोई बात नहीं, ये कनेक्शन कट गया था अपने आप, मालूम नहीं, हर बार एक बार तो ऐसा हो ही रहा है। शाम के वक्त होता है, सुबह सुबह नहीं होता, 12th की क्लास में नहीं कटता। चलो देखो, ये बात समझ में आ गई सबको? डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजियर होता है। हाँ, ईशान ने बहुत बढ़िया प्रॉब्लम पूछी है, बहुत बढ़िया। क्या काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी सोच लिया। धीरे धीरे इस पॉइंट पे मैं आने वाला था, बहुत अच्छा। देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल है? आंसर है नो। आंसर है नो। इसका मतलब क्या है? जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो आपको तो इसमें काइनेटिक एनर्जी निगेटिव दिखती है। हमने अभी अभी ग्राफ बनाया था। इसका मतलब क्या है? जरा फिजिकल सेंस पे जाएं। ये तो मैथमेटिक्स है कि भाई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये है, H इक्वल टू न्यू, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। पहली चीज तो मैं बता दूं आपको कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब न्यू ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट के हो। मतलब यहां से वैलिड है, इसके पीछे नहीं।
इसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आती है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है। तो ईशान ने बहुत बढ़िया प्रॉब्लम पूछी। क्या पूछा कि क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल है? आंसर है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पार्ट स्ट्रेट लाइन का ऑब्जर्व नहीं होगा, और यही तो डेफिनेशन है। न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होता। ये जो हमने लाइन बनाई है ये तो जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इस पॉइंट के आगे वैलिड है ना। ईशान समझ में आ रहा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो इस पॉइंट का आइंस्टाइन ने यूज किया काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। ये जो क्वेश्चन रेज किया था ईशान ने, आइंस्टाइन ने इसका यूज किया काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। कैसे निकाली काइनेटिक एनर्जी? लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकाली आइंस्टाइन ने। क्या कहा उन्होंने? सिंपल सी बात कही। ये पूरा सेटअप है, मैं वही सेटअप द्वारा बना रहा हूं जो अभी आपने बनाया था। ठीक है, अब ध्यान दो। इतना बना लो, द्वारा बना लो, जल्दी करो, इतना बना लो। अब देखो, आइंस्टाइन ने कहा कि जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है मेटल प्लेट पे, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, सर्टेन वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम बता सकते हैं। ये फॉर्मूला है मैथमेटिकल जो आपने अभी लिखा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू नॉट। या फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ लिखना हो तो सी अपॉन लेमडा बाई सी अपॉन लेमडा नॉट। तो अगर आप सी कॉमन ले लें तो ये भी फॉर्मूला है 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ गया। बट आइंस्टाइन ने इसका एक और तरीका बताया। आइंस्टाइन ने काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका और बताया। क्या कहा उन्होंने? कि भाई यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, बैटरी का निगेटिव एंड कलेक्टर से कनेक्ट करो। बैटरी का निगेटिव एंड, ध्यान देना, और इसका जो वोल्टेज है उसको चेंज करो।
चेंज करो मतलब इंक्रीज करते जाओ। अब होगा क्या, ये था पहले, इसका नाम था कलेक्टर, आपने लिखा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता था, बट आपने इसका नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान दें। अब जब ये वोल्टेज कम है, भले ही ये नेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच जाते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। अब इस वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करो, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कम इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंचेंगे, थोड़ा और नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओ, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, थोड़ा और नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओ, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। एक ना एक नेगेटिव वोल्टेज ऐसा मिलेगा आपको जब इलेक्ट्रॉन यहीं बीच में रुक जाएंगे, इस प्लेट तक नहीं पहुंच सकते। उस निगेटिव पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग वर्ड क्यों आया? क्योंकि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बीच में ही रोक दिया, स्टॉप कर दिया, बीच में ही रोक दिया। क्यों रोके बीच में? क्योंकि लाइक चार्जेज में रिपल्शन लगता है। तो जब आप निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, निगेटिव एंड है, निगेटिव वोल्टेज इस कलेक्टर पे बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन यहां रुकेंगे। उस निगेटिव पोटेंशियल का स्पेशल नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अब थोड़ा फिजिक्स के टर्म में मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट पे रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। गई कहां एनर्जी वो? क्योंकि एनर्जी तो ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ½ mv² स्पीड से और नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया तो रोक दिया। गई कहां उनकी काइनेटिक एनर्जी? तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय दिस सेल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। और फिर ये एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हमें उसमें नहीं जाना, हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो भी है उतना ही बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स में ड्राइव करेंगे, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज टू बी स्टॉप्ड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने इसकी जगह। और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? ई के बराबर, में से ई लिख रहा हूं। E into V0 is the kinetic energy.
तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता लग जाए, आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मेरी साउंड आ रही है सबको? Something is wrong, I think, with the software. चलो देखो, ये डिस्कनेक्ट हुआ, फिर जुड़ गया। लिखो, मैं क्या बात कर रहा था? काइनेटिक एनर्जी की। हाँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट। ईवी नॉट एक ग्राफ बना ले एक और, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पे आप लिखें फोटो करंट और यहां पे लिखें आप एनोड वोल्टेज। ग्राफ बनाए, इस तरह से आता है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ये फोटो करंट की वैल्यू 0 हो रही है, यही है -V0। ये ग्राफ है इंटेंसिटी I1 पे। ये है इंटेंसिटी I2 पे। किसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है? ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप ग्राफ को ध्यान से देखें, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज लिखे हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। इस ग्राफ की मीनिंग समझ लें आप। देखो, जब आप एनोड पोटेंशियल को निगेटिव करना शुरू करते हैं, मतलब एनोड से या कलेक्टर से बैटरी का निगेटिव एंड कनेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, व्हाट हैपेंस टू फोटो करंट? फोटो करंट कम होने लगती है। करंट कम फ्लो करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं। एनोड वोल्टेज को, कलेक्टर को एनायनिक कर दो तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे।
तो करंट की वैल्यू कम होती है। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो करंट कम होती जाएगी। एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा जब फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज होके 0 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक गए, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं सबको, क्या ग्राफ की फिजिकल मीनिंग है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, फर्दर देखें। अब अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, I2 ग्रेटर देन I1, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, बट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो उतना ही है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर कोई चेंज नहीं आया, then there will be no change in maximum kinetic energy of electrons. तो पॉइंट ये है सिंपल सा कि इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं है, मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ में लिखा था कि इंटेंसिटी चेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है? नंबर चेंज होता है। आप वो देखें, वो भी इस ग्राफ में है, नोट करें, वो भी इस ग्राफ में है। फोटो करंट की वैल्यू 0 एनोड पोटेंशियल पे, मतलब बैटरी है ही नहीं, नो बैटरी, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। 0 एनोड पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू कब ज्यादा है? जब इंटेंसिटी ज्यादा है। ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट यहां पे है। आप खुद ही सोचो कि कोई बैटरी तो है नहीं, कलेक्टर सीधे कनेक्ट कर दिया मैंने, बस एमीटर लगा है बीच में और लाइट आ रही है, नो बैटरी, 0 एनोड पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट तो बढ़ रही है। ये कैसे संभव है? फोटो करंट बढ़ रही है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो जरा सोचिए करंट क्या होती है? व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की वैल्यू दो तरह से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो चार्ज को इंक्रीज कर लो या टाइम कम कर दो। क्यों इंक्रीज कर दो या टाइम कम कर दो? कौन सा टाइम? इस प्लेट से, कैथोड प्लेट से कलेक्टर तक पहुंचने का टाइम। तो कैथोड से कलेक्टर तक पहुंचने का टाइम तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई नहीं, स्पीड तो चेंज हुई नहीं। इंटेंसिटी बदलने से काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आया नहीं, स्पीड में चेंज आया नहीं, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम नहीं बदला, टाइम तो बदला नहीं। फिर आई में इंक्रीमेंट कैसे आया? फोटो करंट कैसे बढ़ी होगी? क्लियर है कि चार्ज बढ़ा होगा। चार्ज मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बड़े होंगे।
आया समझ में सबको, यस और नो? तो ये आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के तरीके से निकाला। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें, अगर एनोड वोल्टेज बढ़ाते जाएं, पॉजिटिव करते जाएं, अब तीसरे पार्ट पे आ रहा हूं मैं, पहले मैंने इसकी बात की, फिर इन पॉइंट की बात की, नाउ द फर्दर पॉजिटिव एनोड वोल्टेज। अगर एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव करते जाएं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएं पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? तो ग्राफ ये बताता है कि इंटेंसिटी फिक्स रखो कोई भी एक वैल्यू, पहले तो आपको लगेगा कि फोटो करंट बढ़ रही है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड करंट। इसके बाद करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। भाई क्यों चेंज नहीं आ रहा? तो प्रैक्टिकली ऐसे लिंक करना है, ध्यान दो, एक गिवन इंटेंसिटी के लिए जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, पहले तो क्या होता है उनकी, ध्यान देना, पहले तो जब आप एनोड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो उनको फास्ट प्रोपेल करता है, खींच लेता है एनोड, तो पहले तो स्मॉल इंक्रीज आता है, फिर जब सारे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे इस पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे एक साथ, तो फिर करंट में चेंज आना बंद हो जाएगा, फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग साइमल्टेनियसली टू द प्लेट। फर्दर एनोड वोल्टेज बढ़ाने का कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, इजेक्ट होते ही साइमल्टेनियसली यहां पहुंच रहे हैं, तो टाइम क्यू बाई टी में चेंज आना बंद हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, जीरो नहीं, कांस्टेंट। अच्छा देखो इसको, पहले तो नेम पे सोचो, सैचुरेटेड करंट, व्हाट डज इट मीन सैचुरेटेड? ऐसे सोचो, ध्यान दो, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, आप पहले छोटा मकान लेते हो, फिर बड़ा मकान लेते हो, छोटी गाड़ी लेते हो, बड़ी गाड़ी लेते हो, दो कपड़े खरीदते हो, चार खरीदते हो, 10 खरीदते हो, पैसे आ रहे हैं, आप कुछ करते चले जा रहे हो, व्हाट विल हैपन व्हेन मनी कीप्स ऑन कमिंग? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप सैचुरेट हो जाएंगे मकान से, सैचुरेट हो जाएंगे गाड़ियों से, कपड़ों से, जूतों से, साइकिल से, आफ्टर दैट मनी इज कमिंग बट नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। सैचुरेटेड वर्ड को सोचें, सैचुरेटेड, ठीक है? तो ध्यान दो, होता क्या है, फिर से सुन लो, इंटेंसिटी हमने फिक्स रखी है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं है,
ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी कांस्टेंट है किसी एक ग्राफ के लिए, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं है, क्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक, अब आप एनोड वोल्टेज को पॉजिटिव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू उसकी बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, एनोड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, प्रोपेल करेगा, पुल कर लेगा, पुल। जब एनोड इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, बट ये पॉजिटिव वोल्टेज के चलते और उसके इंक्रीमेंट के चलते ये इनको अपनी ओर पुल कर रहा है। इसलिए बिगिनिंग में आपको फोटो करंट में इंक्रीज दिखेगा। यहां तक बात समझ में आती है सबको? अब क्या होगा फर्दर देखें, जब ये एक सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज तक तो ये पुल कर रहा है इनको अपनी ओर, और ये पहुंच रहे हैं इस एनोड पे, करंट में इंक्रीमेंट आया, फिर भी वो ध्यान देना लार्ज इंक्रीज नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक है, एनोड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, ये पुल करेगा उनको, टाइम कम हो जाएगा, टाइम ऑफ जर्नी कम हो जाएगी, तभी तो आई बढ़ेगा, वरना आई बढ़ेगा कैसे, क्यू तो कांस्टेंट है। आ गया समझ में इतना? नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लिमिट, आफ्टर अ लिमिट व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, उनके पास अपनी स्पीड है, फोटो करंट ऑलरेडी हाई थी। आपने पहली चीज तो ये दिमाग में रखने कि इस पॉजिटिव वोल्टेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है करंट फ्लो कराने में, पहली चीज तो ये दिमाग में रखें। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरो एनोड वोल्टेज पे मतलब बैटरी नहीं है, फिर भी फोटो करंट है, तो करंट फ्लो कराने में बैटरी का कोई योगदान नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? नो कंट्रीब्यूशन और नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं लाइट की हेल्प से, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सफिशियंट है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट है, एनोड तक पहुंच रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। तो साफ साफ ग्राफ पे दिख रहा है कि एनोड वोल्टेज 0 है, कोई बैटरी नहीं है, तो भी फोटो करंट की लार्ज वैल्यू है। ठीक है, अब अगर बैटरी लगा दी सपोर्ट के लिए, व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन फोटो करंट, स्मॉल इंक्रीज इन फोटो करंट। इसके बाद इंक्रीज नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो साइमल्टेनियसली यहां पहुंचना शुरू होंगे सारे के सारे। जब तक आप इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं करेंगे, तब तक पर यूनिट टाइम जो चार्ज पहुंच रहा है वो चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगी। उसके लिए
इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करने के लिए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे गिवन टाइम इंटरवल में तो क्यू बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लगातार पहुंच रहे हैं उसी टाइम इंटरवल में, तो क्यू बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। करंट इज फ्लोइंग बट क्यू बाई टी इज कॉन्स्टेंट। जब तक आप ये चार्ज का नंबर चेंज नहीं करेंगे तब तक पर यूनिट टाइम एनोड पे जो पहुंच रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज करने पड़ेंगे तब क्यू में चेंज आएगा, तो फिर यहाँ इंक्रीमेंट आएगा। I3 लेंगे तो और ऊपर से जाएगा। तो अगर फोटो करंट बढ़ानी है, सैचुरेशन करंट बढ़ानी है, तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे करंट कैरियर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो ग्राफ है, आपको इंफॉर्मेशन देता है कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम है। तो चलो एनसीईआरटी निकालो, अभी आपको फ्री करता हूं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पहले क्वेश्चंस लिख लो।